अभी हमारे पास जो टॉपिक है मॉस एंड स्प्रिंग्स लॉन्गिट्यूडनल ऑस्किलेशन। ये टॉपिक बहुत ही आसान है। असल में यहाँ पे हमने शो क्या करना है कि हमारे पास जो मॉस स्प्रिंग सिस्टम है उसके ज़रिए हम लॉन्गिट्यूडनल ऑस्किलेशंस प्रोवाइड कर सकते हैं। उसके ज़रिए हम लॉन्गिट्यूडनल ऑस्किलेशंस पैदा कर सकते हैं। किस तरह पैदा कर सकते हैं? देखिए हमारे पास ये जो मास है ये यहाँ पे इस वक्त अटैच्ड है। ये जो सर्कुलर एक बॉडी बनाई हुई है, एक मास है, ये यहाँ पे अटैच्ड है। ये दोनों तरफ स्प्रिंग से अटैच्ड है। अगर मैं इसको इस तरफ या इस तरफ किसी तरफ भी डिस्प्लेस कराता हूँ तो ये दोनों स्प्रिंग उस पर फोर्स लगाएंगे और ये मास जो है ये यहाँ पे इस तरह लॉन्गिट्यूडली ऑस्किलेट करता रहेगा। तो ये बात कैसे समझे कि हमने डायग्राम से प्रूव कर दिया कि मास स्प्रिंग सिस्टम के जरिए हम लॉन्गिट्यूडनल एक्सेलरेशंस पैदा कर सकते हैं। अच्छा, अब इसमें हमने करना क्या है? इसमें हमने करना ये है कि इस मास के ऊपर नेट फोर्स कितनी लग रही है वो हमने फाइंड करनी है। और उसके बाद सिंपल हमने बस ओमेगा की वैल्यू फाइंड करनी है और उस ओमेगा को हमने एक्सप्लेन करना है। अच्छा, इसकी नेट फोर्स को फाइंड करने के लिए हमें ज़रा डायग्राम को समझना होगा। देखिए यहाँ पे ये एक स्प्रिंग है और ये एक स्प्रिंग है। एक बात ये नोट कर लें कि ये दोनों स्प्रिंग्स बिल्कुल सेम है, एग्जैक्ट सेम है, हर लिहाज से सेम है। लेंथ से इनके अंदर स्प्रिंग कांस्टेंट यानी के की वैल्यू, दोनों की वैल्यू सेम है। अच्छा, इसकी लेंथ अभी ए नॉट है, इसकी लेंथ ए नॉट है और ये जो ए नॉट है ये ओरिजिनल लेंथ है। इसके आगे ए ओरिजिनल भी आप इसको पढ़ सकते हैं, ए ओ भी का पढ़ सकते हैं, मैं ए नॉट पढ़ता हूँ। ये ओरिजिनल लेंथ है इन दोनों स्प्रिंग्स की और दोनों की सेम लेंथ है। अच्छा, इसके बाद हमने दरमियान में एक बॉडी लिया है, इधर से इस स्प्रिंग को खींच के आगे कर दिया, इधर से इस स्प्रिंग को खींच के आगे कर, दोनों को इसके साथ अटैच कर दिया। अभी ये बॉडी इक्विलिब्रियम में है। क्यों इक्विलिब्रियम में है? जितनी फोर्स ये स्प्रिंग लगा रहा है उतनी ही फोर्स ये स्प्रिंग लगा रहा है और दोनों जो फोर्स लगा रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में लगा रहे हैं। ये स्प्रिंग इस डायरेक्शन में लगा रहा है और ये स्प्रिंग इस डायरेक्शन में लगा रहा है। क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रही है तो इसलिए ये दोनों फोर्सेस हमारे पास कैंसिल हो रही हैं। अच्छा, इसके बाद मेन काम अब जो होगा हम इसको कह देते हैं डायग्राम ए, डायग्राम बी और ये हमारे पास डायग्राम सी। अब मेन काम जो कि हमारे पास होगा वो होगा डायग्राम सी के अंदर। इस डायग्राम सी को हमने समझना और इंतहाई आसान है, कोई मुश्किल इसमें नहीं है। अच्छा, डायग्राम सी में हमने क्या किया, जिस तरह बी में सेंटर में पड़ा था अब हमने इसको डिस्प्लेस करा के इस तरफ कर दिया। हमने इसको कितना डिस्प्लेस कराया? हमने इसको एक्स डिस्प्लेस कराया, यानी कि इसकी जो पोजीशन में हमने चेंज लाया, चेंज कितना लाया? एक्स लाया। अच्छा, यहाँ पे बुक वाला जो वर्ड यूज़ कर रहा है साई का वर्ड यूज़ कर रहा है, ये वाला सिंबल यूज़ कर रहा है साई। आप इस सिंबल को यूज़ करें नहीं मसला, लेकिन मैं एक्स को यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट्स एक्स से फेमिलियर होते हैं तो इसलिए एक्स जब आता है तो उससे उनको कोई मसला नहीं होता। साई एक न्यू हमारे पास सिंबल है, इसको देख के स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैं साई की बजाय एक्स का यूज़ कर रहा हूँ। बकाया अगर आप बुक को फॉलो करते हैं तो जो नोट्स मैंने बनाए हुए हैं यहाँ पे, आप इनकी जगह पे जहाँ जहाँ पे एक्स है वहाँ वहाँ पे आप साई पुट करते जाएं, आपका काम हो जाएगा। अच्छा, इधर दो बातें गौर करने, एक बात गौर करने की है, वो ये कि बॉडी में जो डिस्प्लेसमेंट आया है, बॉडी की पोजीशन में जो चेंज आया है वो एक्स है और स्प्रिंग्स की पोजीशन में जो चेंज आया है वो x1 और x2 है। अगर मैं इस स्प्रिंग को 1 का नाम, जैसे मैंने लिखा है 1, ये स्प्रिंग 1 है, ये स्प्रिंग 2 है, तो इस स्प्रिंग की पोजीशन में जो चेंज आएगा उसको मैं कहूँगा x1 और इस स्प्रिंग की पोजीशन में जो चेंज आएगा उसको मैं कहूँगा x2। बॉडी की पोजीशन में चेंज वो तो आपको समझ आ गई, ये x है। अच्छा, अब इस स्प्रिंग की पोजीशन में कितना चेंज है? देखो, इस स्प्रिंग की ओरिजिनल पोजीशन ये है, ये इसकी ओरिजिनल पोजीशन है, यानी कि अगर मैं यहाँ पे लिखूँ तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये उसकी ओरिजिनल लेंथ है, ये उसकी ओरिजिनल लेंथ है। अब ये ओरिजिनल लेंथ थी और अब स्प्रिंग पहुंचा हुआ कहाँ पे? अब स्प्रिंग यहाँ पे पहुंचा हुआ है। इट मीन्स कि ये जो इजाफी लेंथ उसमें आई हुई है ये उसमें चेंज है। तो ये स्प्रिंग 1 की लेंथ के अंदर जो चेंज आया हुआ है वो x1 है। और आपने हुक्स लॉ का आपको पता है, हुक्स लॉ हमारे पास क्या होता है? F इज इक्वल टू माइनस के एक्स। एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्स पे और ये एक्स क्या चीज़ है? ये चेंज इन द लेंथ ऑफ स्प्रिंग है। स्प्रिंग की लेंथ में जितना चेंज आ रहा है ये वो एक्स है। तो जो फोर्स है वो डिपेंड कर रही है कि स्प्रिंग की लेंथ में कितना चेंज आया हुआ है। अगर मैं स्प्रिंग 1 की फोर्स निकालना चाहूँगा तो मैं इसकी लेंथ में आया हुआ टोटल चेंज निकालूंगा।
अक्सर स्टूडेंट्स क्या कर रहे होते हैं कि इधर मीन पोजीशन से चेंज ले रहे होते हैं। नहीं, मीन पोजीशन से चेंज नहीं लेना, वो तो बॉडी की पोजीशन में चेंज है। स्प्रिंग की लेंथ में कहाँ चेंज आया? स्प्रिंग की लेंथ में चेंज है उसकी ओरिजिनल पोजीशन, तो उसकी ओरिजिनल पोजीशन से यहाँ तक लेना है। ये हमारे पास x1 बनेगा, ठीक हो गया। उसी तरह हमारे पास x2 क्या होगा? देखिए x2 में अगर आप चेक करें ना, तो ये जो बॉडी है, ये इस पोजीशन की ओरिजिनल, इस स्प्रिंग की ओरिजिनल लेंथ से इस तरफ नहीं गई हुई, बल्कि इसकी ओरिजिनल लेंथ से इस तरफ गई हुई है। तो ये जो बॉडी है, ये थोड़ा-सा आगे हुई ठहरी है। यानी कि जो स्प्रिंग है ना, ये थोड़ा-सा खींचा हुआ है, ना कि कंप्रेस हुआ है। कंप्रेस नहीं, थोड़ा-सा खींचा हुआ है। ये समझ लें कि स्प्रिंग की जो ओरिजिनल पोजीशन है, वो ये है। स्प्रिंग ओरिजिनली यहाँ पे था और अब कहाँ पे पहुँचा हुआ है? अब यहाँ पे पहुँचा हुआ है। पहले यहाँ पे स्प्रिंग था, अब यहाँ पे पहुँचा हुआ है। इसका मतलब है कि दरमियान में जो फासला आ रहा है, ये स्प्रिंग की लेंथ में चेंज आया हुआ है। ये x2 है। अच्छा, इधर एक और चीज़ में कन्फ्यूज़ ना आप ये समझना, स्प्रिंग की लेंथ यहाँ से यहाँ तक ये है। इधर कौन-सी है? यहाँ से लेके बॉडी के सेंटर तक। ऐसा समझें कि ऐसा अज़्यूम करें कि स्प्रिंग जो है बॉडी के सेंटर तक गया हुआ है। उसी तरह इसकी लेंथ यहाँ से लेके यहाँ तक। यहाँ पे कौन-सी है? यहाँ से लेके बॉडी के सेंटर तक। इधर भी वही अज़्यूम करें कि स्प्रिंग जो है बॉडी के सेंटर तक पहुँचा हुआ है। अच्छा, तो ये जो फ़ासला हमारे पास आ रहा है, ये फ़ासला क्या होगा? x2, इसको मैं x2 कह रहा हूँ। अब जो मैंने आपको शुरू में कहा था कि हम इधर नेट फ़ोर्स निकालनी है, तो नेट फ़ोर्स क्या होगी जो बॉडी पे लग रही है? बॉडी के ऊपर दो स्प्रिंग्स फ़ोर्सेस लगा रहे हैं। एक स्प्रिंग ये वाला लगा रहा है, एक स्प्रिंग ये वाला लगा रहा है। तो मुझे क्या करना होगा? उन दोनों फ़ोर्सेस को ऐड करना होगा। ऐड करने के बाद जो रिज़ल्ट आएगा, वो मैं कहूँगा कि बॉडी के ऊपर लगने वाली नेट फ़ोर्स है। अच्छा, क्योंकि ये स्प्रिंग आगे को खींचा हुआ है, तो ये फ़ोर्स किस तरफ लगा रहा होगा? पीछे की तरफ। तो इसकी फ़ोर्स की डायरेक्शन ये हो गई, यानी कि ये हो गई F2 की फ़ोर्स की डायरेक्शन। ये स्प्रिंग अपने मुताबिक आगे की तरफ खींचा हुआ है, तो इसकी फ़ोर्स की डायरेक्शन पीछे की तरफ। ये हमारे पास F1 की फ़ोर्स की डायरेक्शन हो गई। क्योंकि हमारे पास तो दोनों स्प्रिंग्स अपोज़िट डायरेक्शन में फ़ोर्स लगा रहे हैं, तो जब हम इनको ऐड करेंगे, तो लाज़मी किसी एक फ़ोर्स को हम नेगेटिव लेंगे। तो मैं यहाँ पे F1 को नेगेटिव ले लेता हूँ। F2 को भी ले सकते हैं, लेकिन बुक वाले ने F1 को लिया है, तो मैं बुक वालों को ही फ़ॉलो कर रहा हूँ। अच्छा, अब F1 फ़ोर्स की वैल्यू मैंने यहाँ पुट करनी है अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ। हुक्स लॉ क्या कहता है? F इज़ इक्वल टू kx। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ ये कि हुक्स लॉ का नेगेटिव साइन हम यहाँ पे नहीं ले रहे, क्योंकि हम सिर्फ मैग्नीट्यूड में इंटरेस्टेड हैं। हम सिर्फ फोर्स का मैग्नीट्यूड फाइंड कर रहे हैं, तो इसलिए हम हुक्स लॉ यहाँ पे हुक्स लॉ का नेगेटिव साइन नहीं ले रहे। नेगेटिव साइन सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन के लिए होता है और डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, और हम डायरेक्शन से हट के सिर्फ मैग्नीट्यूड में इंटरेस्टेड हैं, इसलिए हम हुक्स लॉ का नेगेटिव साइन नहीं ले रहे। ये जो नेगेटिव साइन है, हुक्स लॉ का नहीं है, बल्कि इन फोर्सेस के अपोजिट डायरेक्शन की वजह से यहाँ पे आया है। ठीक हो गया? हाँ, मे बी अब आपके सवाल ज़हन में ये सवाल आ रहा हो कि जब हम सिर्फ मैग्नीट्यूड में इंटरेस्टेड हैं, तो ये नेगेटिव साइन क्यों है? देखिए, आपको पता है वेक्टर्स की जो एडिशन होती है ना, वो सिंपल अलजेब्रा से नहीं की जा सकती। वेक्टर्स की जो एडिशन होती है, वो हम अ, उनका जो स्पेशल एडिशन का मेथड है, जिसे हम हेड टू टेल रूल मेथड भी कहते हैं, उसके अलावा जिसका थ्योरेटिकल मेथड भी होता है। तो उस मेथड के मुताबिक आप डायरेक्शन से हट के भी जब सिर्फ मैग्नीट्यूड्स को ऐड कर रहे हो, और अगर दो वेक्टर्स एक दूसरे से 180 के एंगल पे हैं, तो लाजमी किसी एक के साथ नेगेटिव का साइन लगाओगे। ये नेगेटिव का साइन डायरेक्शन के लिए, हाँ, आर डायरेक्शन की वजह से रहा है, लेकिन डायरेक्शन के लिए नहीं है। ये फिर भी मैग्नीट्यूड के लिए है, इसलिए यहाँ पे लाजमी नेगेटिव का साइन आएगा। ठीक है? अच्छा, F1 हमारे पास कितनी होगी? के स्प्रिंग कांस्टेंट किसका? इस पहले स्प्रिंग का, के। ठीक हो गया। अब एक्स, एक्स क्या होगा कि भाई इस स्प्रिंग की लेंथ में चेंज कितना आया, इसकी ओरिजिनल लेंथ की क्या थी और फाइनल लेंथ क्या थी। ओरिजिनल और फाइनल लेंथ में जो चेंज आया उसको हम x1 कहेंगे। देखिए, ओरिजिनल लेंथ इसकी बन रही है ये यहाँ पे, फाइनल लेंथ क्या हो गई? ये फाइनल लेंथ हो गई। अब इस फाइनल में से अगर मैं ओरिजिनल को माइनस कर दूं, तो पीछे हमारे पास ये लेंथ बचती है, यानी कि ये हमारे पास क्या आ जाएगा? x1। ठीक हो गया। अब x1 की वैल्यू क्या बन रही है? देखिए, x1 की जो वैल्यू बन रही है, वो बन रही है z माइनस ए नॉट। क्यों z माइनस ए नॉट बन रही है? यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो हमारे पास लेंथ है, इसको मैंने नाम दिया हुआ है z, यानी कि z का नाम दिया हुआ है। अब अगर z में से मैं ये टुकड़ा निकाल दूं, ये चीज़ माइनस कर दूं, ए नॉट माइनस कर दूं, ठीक है, मेरे पास क्या बच, देखो, अगर मैं ए नॉट माइनस कर दूं, तो पीछे मेरे पास क्या चीज़ बचती है? x1। इसलिए मैं कह सकता हूँ z माइनस ए नॉट इज इक्वल टू x1। तो मैंने x1 की जगह पे क्या लिखा हुआ है? z माइनस ए नॉट। इसकी उम्मीद है आपको बिल्कुल क्लियर होगा। अब F2 की फोर्स, यानी कि F2 का मैं फार्मूला यहाँ पे पुट करने वाला हूँ। F2 जो फोर्स है, ये कहाँ से आएगी, कैसे आएगी? सबसे पहले स्प्रिंग कांस्टेंट जो हमारे पास है, उसकी वैल्यू हमने यहाँ पे लिख देनी है, यानी कि स्प्रिंग का, सॉरी,
हुक्स लॉ के मुताबिक F इज इक्वल टू के एक्स। तो के को मैंने यहाँ पे लिख देना है, जो इस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट है वो लिख दिया। फिर इसके बाद इस स्प्रिंग 2 के अंदर, स्प्रिंग 2 की लेंथ के अंदर कितना चेंज आया हुआ है वो चेंज मैंने बताना है। तो देखिए स्प्रिंग 2 की ओरिजिनल लेंथ थी ये वाली, यहाँ तक ये, अब कहाँ पहुँच गया, अब यहाँ पहुँच गया। पहले यहाँ पे था, अब यहाँ पहुँच गया। तो ये जो दरमियान में छोटा सा चेंज आ रहा है, इस चेंज को मैं क्या कहूँगा, x2। अब इस चेंज की मैंने वैल्यू लेनी है कि इस चेंज की वैल्यू क्या होगी। इस चेंज की वैल्यू कैसे लूँगा, ये बताएं। ये यहाँ से लेके यहाँ तक का फासला, ये क्या कहलाएगा, ये ए नॉट कहलाएगा। क्यों, ये देखिए ये वही स्प्रिंग की ओरिजिनल लेंथ है। ठीक हो गया। अच्छा, अब इससे ऊपर वाला क्या है, 2a माइनस जी। अगर मैं इस ऊपर वाले 2a माइनस जी में से ये ए नॉट निकाल लूँ, पीछे क्या बचता है, x2। तो मैंने यहीं पे ये चीज़ लिखी हुई है कि ये जो हमारे पास है ना 2a माइनस जी, इसको एक नंबर कंसिडर करें। ये 2a माइनस जी एक सिंगल नंबर है। इस 2a माइनस जी में से मैंने ये ए नॉट निकाला है, तो पीछे क्या बचा, x2। तो 2a माइनस जी में से ए नॉट माइनस किया तो x2 बचा, तो x2 की ये वैल्यू बन गई। उम्मीद है आपको क्लियर होगा। अब तकरीबन काम हमारा हो गया है। अब हमने आगे क्या करना है, सिंपल हमने जस्ट वेट अ मोमेंट, हाँ, सिंपल हमने सिंप्लीफिकेशन करनी है। माइनस के को जी से मल्टीप्लाई, माइनस के जी, माइनस माइनस प्लस के ए नॉट, फिर प्लस के को 2a से प्लस 2 के ए, फिर प्लस के को माइनस जी से प्लस माइनस माइनस के जी, फिर प्लस माइनस माइनस के ए नॉट। अब यहाँ पे प्लस के ए नॉट है, यहाँ पे माइनस के ए नॉट है, ये कैंसिल हो गए। ये माइनस के जी, ये माइनस के जी, ये दोनों हमारे पास मिलके ऐड हो जाएंगे और यहाँ पे आ जाएंगे, और 2 के ए यहाँ पे आ गया। अच्छा, माइनस 2 भी इसके अंदर है, के भी इसके अंदर है, इसके अंदर 2 और के दोनों के अंदर है। तो 2 के कॉमन ले लिया, माइनस भी कॉमन ले लिया। जब माइनस बाहर कॉमन है, अंदर साइन चेंज हो जाएंगे। ये वाली टर्म नेगेटिव थी, जरा पॉजिटिव हो गई, ये वाली टर्म पॉजिटिव जरा नेगेटिव हो गई। अच्छा, हमारे पास यहाँ पे अंदर क्या बचा, जी माइनस ए। अब जरा डायग्राम में चेक करो कि ये जी माइनस ए क्या चीज़ है। जी क्या है, ये इस जी में से क्या माइनस करना है, ए। अगर ए में चेक करूँ ना, तो ए यहाँ पे, ये इस तरह से सब लाइन बराबर करूँ ना, यहाँ पे ये इतना फैक्टर क्या आ रहा है, ए। जी के अंदर ये वाला फैक्टर, क्योंकि ऊपर देखो ए ये पड़ा है, ये ए। जी के अंदर, इस जी के अंदर ये फैक्टर आ रहा है ए का। अब जी में से अगर मैं ये ए निकाल लूँ, पीछे क्या चीज़ बच रही है, पीछे ये चीज़ बच रही है। ये चीज़ किसके बराबर है, एक्स के। ठीक हो गया। तो इस जी माइनस एक जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स। तो इस तरह मेरे पास नेट फोर्स का ये फार्मूला आ गया है। हमारा तकरीबन काम मुकम्मल हो चुका है। मास एंड स्प्रिंग्स लॉन्गिट्यूडनल ऑस्किलेशंस में जो बॉडी के ऊपर नेट फोर्स लग रही होती है, उसका फार्मूला हमने डिराइव कर लिया, उसका फार्मूला हमारे पास आ गया है। अब यहाँ से हमने बनानी है इस मास एंड स्प्रिंग लॉन्गिट्यूडनल ऑस्किलेशन की डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे आएगी, तो देखें हम डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ पे कैसे लाएंगे। तो हमें पता है एफ इज इक्वल टू एम ए, ये जो फैक्टर है ना, ये वाला, ये सारा का सारा ए है, एक्सेलरेशन है। एम ए इज इक्वल टू एफ अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ। अब एक्सेलरेशन को मैं इस तरह लिख सकता हूँ, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। ये चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। सो एम इंटू ए, यानी कि वही मैंने फोर्स से लिखी हुई है, एम इज इक्वल टू माइनस 2 के एक्स। अब इसके बाद हमें पता है कि हमारे पास जो वेलोसिटी है वो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम है। तो मैंने जब वेलोसिटी की जगह पे चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम पुट किया, तो हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी।